नमस्कार। आज के वीकली डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री नीरज अत्री। नीरज अत्री जी को जो लोग भी थोड़ा बहुत भी भारतीय परंपराओं में, भारतीय इतिहास में, इन सब चीज़ों में जिनका थोड़ा भी इंटरेस्ट है, थोड़ी भी रुचि है, वो सब आपको जानते होंगे। आप मूलतः चंडीगढ़ निवासी हैं और भौतिक शास्त्र के, फिजिक्स के टीचर हैं, प्राध्यापक हैं और इनकी विशेष रुचि है सामाजिक विषयों में, सामाजिक शास्त्र के विषयों में शोध करने की, रिसर्च करने की। और आज हम इनसे बात करेंगे कि हमारे इतिहास का एनसीईआरटी ने क्या चूरमा बनाया है। नमस्कार नीरज जी। नमस्ते जी। धन्यवाद संजय जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और अपने दर्शकों से इंटरेक्ट करने का मौका देने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक वैसे आपसे पहले मिल चुके हैं। आप जयपुर डायलॉग्स में पिछले वर्ष पधारे थे, तब हमारे दर्शकों ने आपसे मुलाकात की थी। और आज आपका ये जो विशेष विषय वस्तु जो आपकी है, इस पर इनको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। नीरज अत्री जी ने एक बहुत अच्छी सीरीज चला रखी, शायद आपने देखी हो, और वो जो है वो हज़रत मोहम्मद के जो बायोग्राफी है, जो उनका आत्मकथा है उनकी, इब्न इशाक द्वारा लिखी हुई, उसके जो अलग अलग वर्जन्स हैं उसको मिला के उसके ऊपर भी एक सीरीज आपकी बहुत अच्छी चलती है वीडियो पे। वो आप कभी, इनकी खुद का एक वीडियो चैनल है नीरज अत्री के नाम से, ये आपको यदि कभी समय हो तो अवश्य उस पर जाकर देखें। तो नीरज जी, आप हमें बताएं कि ये एनसीईआरटी के पीछे पढ़ने का ये शौक आपको कब से लगा? शौक नहीं था जी, ये तो जस्ट एक एक्सीडेंट था, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है और साइंस में तो मैं बचपन से अच्छा था, और लेकिन फिर हिस्ट्री में, सोशल साइंसेज में एज सब्जेक्ट मेरी कभी कोई रुचि नहीं रही है। और मुझे लगता था कि ऐसे बेकार सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल पढ़ाने नहीं चाहिए, और मेरे जो आइडियल्स थे वो न्यूटन होता था या आइंस्टाइन होते थे, और मैं उसी दुनिया में रहता था। तो चांस की बात है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो रही थी, तो थोड़ा थोड़ा मैं सुनता रहता था कि कुछ लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात करते हैं, या कुछ ऐसी चीजें लगती हैं कि जो शायद हिस्ट्री में गलत पढ़ाई गई है किसी टाइम पर। तो ऐसी बच्चों से कैजुअल बात चल रही थी, तो एक बच्चा था जिसने कहा, उसका रंग थोड़ा सा सांवला था, तो उसे अपने आप में कुछ इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स था। तो उसने कहा कि सर, हम वैसे तो आर्यंस की संतान है जो नॉर्थ इंडियन है, लेकिन मैं इतना काला क्यों हूँ या मेरा रंग ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता। तो वो जस्ट मुझे एक स्ट्राइक किया। मैंने उससे पूछा कि ये जो तूने स्टेटमेंट दी है, इसका बेस क्या है? तूने कहा कि हम आर्यन की संतान है, और एक बिल्कुल कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। तो उसने कहा, सर ये मुझे नहीं पता कि मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम नॉर्थ इंडियंस जो है वो आर्यंस की संतान है। तो बीइंग अ टीचर, मुझे ये आइडिया है कि अगर आपको कभी भी अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो आपको बचपन में सिखाया गया था, वो आपके पेरेंट्स ने सिखाया, एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया, इसके बारे में तो वेरीफाई किया जा सकता है। तो तब मैंने उस दिन ही, जब मैं अपना पढ़ा के नीचे उतरा, तो एनसीईआरटी की किताबें खरीदी हिस्ट्री की और घर ले आया और उनको पढ़ना शुरू कर दिया। ये लगभग 10-1 साल पुरानी बात है। तो वहां से मैं एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया और फिर आपके सामने है। तो आज जो विषय वस्तु है उसको आप किस तरह से लेना चाहेंगे? आप प्राचीन इतिहास से आरंभ करेंगे? हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ कि हम ना 1-2 चीज़ें आज मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो एनसीईआरटी का अभी 2005-2006 में जो बुक्स बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी यूपीए 1 के रूल में, उसमें जो अटैक किया गया है, हमारी पूरी सिविलाइजेशन के ऊपर वो अटैक है, और उसके उन्होंने कई पिलर्स चुने हुए हैं कि हमने इनके स्क्रिप्चर्स को डेनिग्रेट करना है। इनके जो जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ने अगर सभ्यता को बचा के रखा था तो उन्हें डेनिग्रेट करना है। मतलब समाज तोड़ने के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे के सारे इन किताबों में हैं।
तो उतनी लंबी तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक तो किस तरह से हिस्ट्री के नाम पे फिक्शन पढ़ाई जा रही है, और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं जिन्हें हम धर्म ग्रंथ बोलते हैं, धर्म शास्त्र बोलते हैं, उन पे अटैक हो रहा है, और किस तरह से आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है, हालांकि साइंटिफिकली पूरी तरह गलत है, लेकिन उसको बच्चों के माइंड में बिठाया जा रहा है। तो मैं इन चीजों को आज डिस्कस करना चाहता हूँ। जी, तो आरंभ करें। जी, बोलिए जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा इस पे आप आरंभ करें। तो आपकी ये पहली इमेज मैं लेता हूँ। हाँ जी, जी ये जो पहली पहली स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की है, जी ये हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं, एक ट्रिक जो यूज करते हैं। जी आप तो जानते होंगे कि एक साइकोलॉजी में एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं गिल्ट बाय एसोसिएशन, हम्म। कि आपने किसी भी चीज को अगर खराब दिखाना है लेकिन वो वास्तव में खराब नहीं है, तो उसे हम्म। किसी खराब चीज के साथ जोड़ देंगे और बार बार रिपीट करते रहेंगे, तो उसकी एसोसिएशन हो जाती है कि ये खराब होगी। हम्म। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें उन्होंने जी किस तरह से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ जो नैरेटिव चल रहा है वो है कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता था पुराने समय में। जी तो उसमें वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक रानी है प्रभावती नाम की, प्रभावती गुप्त नाम की। उसके जी बारे में कह रहे हैं कि प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो उस महत्वपूर्ण शासक जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। अब आगे देखिए, संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। ये जो थ्रेड है, ये सारी एनसीईआरटी की किताबों में चलता है, और ये बार बार वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, उसमें महिलाओं के साथ शोषण किया जाता था, उन्हें बड़ी हेय या नीच दृष्टि से देखा जाता था, और उन्हें जो जिनको आज हम वुमेन राइट्स की या फेमिनिज्म की बात करते हैं, उस तरह का कोई अधिकार नहीं था। और इसके लिए जो ट्रिक यूज करें, इसमें धर्म शास्त्रों को भी और संस्कृत को भी साथ में वो मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अब अगर तो ये सारा फैक्चुअल, अगर तो ये सच्ची हिस्ट्री है, फिर तो हमें इसमें डिनाई नहीं करना चाहिए कि अगर, क्योंकि हिस्ट्री का पर्पज ये होता है कि हमें अपनी जो पास्ट में हमने गलतियां की हैं उनसे सीखें और उनको दोहराएं नहीं। तो अगर तो ये फैक्चुअली तथ्यों के लेवल पर ठीक है, फिर तो हम इसको मान सकते थे, लेकिन तथ्यों के रूप में इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कि अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी दिया था। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जहां हो सकता है। पर भी कोई हाँ जी, जहां पर भी कोई पॉजिटिव चीज आती है ना, तो उसे किसी तरह से उसको एक्सप्लेन अवे करने की कोशिश की जाती है कि ये एक एक्सेप्शन था। जबकि हमारे यहाँ अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे, तो महिलाओं को अगर हम बाकी के संसार से कंपेयर करें, तो इतने ज्यादा अधिकार प्राप्त थे। अब अर्धांगिनी का कंसेप्ट है हमारे यहाँ पर, जी हाँ। जो कहीं और कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। जी लेकिन उसको क्योंकि फैक्ट नहीं है, मलाइन करना है। अब छोटा बच्चा जब उस किताब को पढ़ रहा है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि कारण ये भी हो सकता है उन्होंने कंजेक्चर लगाया, वो उसको एज फैक्ट पढ़ के चलेगा। फिर अब और आगे आगे, भी इसमें लिख रहे हैं कि यह भी संभव है कि हाँ जी, ये भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता। तो यानी कि अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है, तो हमारे धर्मशास्त्र उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इट इज डिस्पाइट देम, कि उनके बावजूद इस तरह का कोई एक्सेप्शन मिल जाता है। जी हाँ। तो अगली स्लाइड लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लेते हैं। अब जी इसमें सामाजिक विषमताएं, फिर से एक और इस तरह की एक टॉपिक जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करना उन्होंने। तो वहां पर फिर से स्पेशली वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। अब एक एक शब्द पे ध्यान देंगे तो सारे का सारा समाज तोड़ने वाला नैरेटिव है ये, जिसे आज हम ब्रेकिंग इंडिया नैरेटिव कहते हैं। जी संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो जी एक हाँ। सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक, अब मैं सारा नहीं पढ़ता इसे, आप एंड में आ जाइए, जो लास्ट इसका सेंटेंस है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जे संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माने जाते थे।
अब देखो ना, ये कास्ट नैरेटिव है जो आजकल एक समाज को तोड़ने के लिए एक और नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई जो ब्राह्मण थे वो एक्सप्लॉइट करते थे और ये बर्थ बेस्ड था। जबकि बर्थ बेस का कहीं भी पूरे शास्त्रों में किसी भी जगह उल्लेख नहीं है। हाँ जी, कहीं उल्लेख नहीं मिलता। उसमें भी ये क्या करते हैं, जो एक पॉल्यूटेड, जो जिसमें इंटरपोलेशन करके वो मनुस्मृति को कभी कभी कोट करने की कोशिश करते हैं जी, जबकि ओरिजिनल मनुस्मृति में भी हमें ये कहीं नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता। और इसमें एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जी, जिन्होंने हिस्ट्री बुक्स लिखी हैं, जेएनयू के हिस्टोरियंस हैं जो, वो उनके पास सारा जितना हिस्टोरिकल मटेरियल है हमारा, वो सब उनके पास अवेलेबल है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर उन्हें एक भी सेंटेंस ऐसा मिल गया होता जो ऑथेंटिक है, जो ये बोलता है कि बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थी, तो उन्हें ये संभव लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तो फिर तो उसी को हाईलाइट करते रहते और कुछ छोड़ते ही नहीं। हाँ जी, फिर उन्होंने वही एक सेंटेंस पकड़ के उसी को रिपीट करते रहना था और माइंड में बिठा देना था। लेकिन क्योंकि नहीं है, ये अपने आप में ही हमें प्रूव कर देता है कि ये सारे का सारा एक फिक्शन है जिसके बेसिस पे समाज तोड़ने की कोशिश की जा रही है। करेक्ट जी, अगली स्लाइड लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। एक और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब मैं जब अपने देश का जितना भी नैरेटिव पढ़ता हूँ, जितना हिस्टोरिकल नैरेटिव है, उसमें क्या है कि एक तो मेन जो स्ट्रीम चलती है वो है वेदांत की, वेदों की, फिर वेदांत की चलती है, जिसमें द्वैत अद्वैत के बारे में चर्चा चलती रहती है। उसके अलावा समय के साथ साथ बुद्धिज्म उठता है, जैनिज्म खड़ा होता है। अब आज भी अगर हम देखें, आज से 20 साल पहले हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात ज्यादा करते थे, फिर एक टाइम आया हम स्वामी रामदेव की बात करने लगे, आज आप देखेंगे जग्गी वासुदेव की बात होती है। तो हमारा समाज ऐसा है जिसमें समय समय पर लोग आते हैं, वो एक टाइम पे ज्यादा प्रोमिनेंस में आ जाते हैं, फिर कोई और आता है, उसकी प्रोमिनेंस बढ़ जाती है। तो ये एक निरंतर एक फ्लो है जो चलता रहा है हमेशा से। और इसी फ्लो में जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, जो इस तरह के जितने स्ट्रीम्स हैं, हम उनको इसी पैटर्न में देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वेस्ट का नैरेटिव देखें, वहां पर जब से चर्च ने कंट्रोल करना शुरू किया, पहले रोमन कैथोलिक जब आए, उन्होंने बाकियों को जब सप्रेस करना शुरू किया, तो प्रोटेस्टेंटिज्म जो उठा वो प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ था। तो उन्होंने वहां पर 100 इयर्स वॉर, 30 इयर्स वॉर, 7 इयर्स वॉर, इस तरह के वॉर्स हुए वहां पर, क्योंकि वहां पर एक को सप्रेस करना तभी दूसरा खड़ा होगा, पैरेलल नैरेटिव कभी नहीं रह सकता। तो इन्होंने उसी चीज को हमारे देश में भी थोपने की कोशिश की है कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, जब वो खड़े हो तो उनके अगेंस्ट रिएक्शन करने के लिए ब्राह्मणों ने कोई नई चीज शुरू कर दी, जबकि यहाँ ऐसा कभी भी नहीं रहा। अगर आप ये वाली स्लाइड देखेंगे तो इसमें वो आपको बड़े क्लियरली ये बता रहे हैं कि वो एक तरह से एक चुनौती थी, जबकि चुनौती कभी नहीं है। हमारा समाज हमेशा ओपन रहा है कि अगर अगर मान लीजिए कि आज से 400 साल 800 साल पहले बसवन्ना महर्षि थे, उसके बाद गुरु नानक आते हैं, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती आ जाते हैं, तो सभी को एक्सेप्ट किया जाता है, सभी की अच्छाई ग्रहण की जाती है। वो कोई चुनौती नहीं होती कभी भी समाज के लिए कि यहाँ कोई क्लर्जी तो बैठी नहीं है, पोप तो बैठी नहीं है, जिसे लगता है कि मेरे लिए चैलेंज आ जाएगा। इसमें तो कोई संदेह है नहीं, क्योंकि ये जो आप देखें, कॉनराड एल्स्ट ने और आपके सुभाष काक ने, डेविड फ्रॉली ने, इन सब लोगों ने आपके प्राइमरी सोर्सेस से निकाल के और ये सिद्ध कर दिया है कि भगवान बुद्ध ने कभी भी सनातन को चुनौती नहीं दी। उन्होंने सनातन में ही एक एवोल्यूशन का काम किया, उसी को एक आगे बढ़ाने की बात की। और जिस तरह से बाद में जो संघ में जो लोग आए, संघ में भी 3 भाग हो गए, महायान, वज्रयान, हीनयान, और उसमें वज्रयान तंत्र में चला गया, महायान, और हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा में चला गया, महायान ओरिजिनल प्रिजर्व करने का। तो उनमें स्वयं में जब वो हुए और उनके जो आपस के जो चैलेंजेस और कंपटीशन थे, उसकी वजह से उन्होंने सनातन से अलग होने का एक प्रयास किया। और भगवान बुद्ध के नैरेटिव में यदि उनके जो अंत के जो जितने भी सूत्र हैं उनको देख लें, तो उन्होंने कहीं भी जो एस्टैब्लिश्ड व्यवस्था थी उसको बदलने का प्रयास कहीं नहीं किया। उन्होंने अपना एक नैरेटिव, अल्टरनेटिव वो सामने रखा, इसलिए कि हमेशा से परंपरा
इस देश में रही है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे उसको चुनौती, एक चैलेंज की तरह दिखाया कि ये आपस में लड़ते रहते थे। अब यहाँ दो चीजें छोटी छोटी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आज हम जी जब सनातन धर्म बोलते हैं जी तो गौतम बुद्ध भी अपने वहां पर सनातन धम्मा की बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। उन्होंने तो अपने आप को राम का वंशज बताया था। हाँ शाक्य नहीं थे वो। हाँ जी, हाँ जी। और कहा था मैं तो राम पंडित का वंशज हूँ। और शुद्धोधन जो है वो पिछले पहले दशरथ थे। और ये जो आनंद है ये हनुमान था जो ये मेरा शिष्य है। तो हाँ ये जी, तो इस तरह की बात उनके उनके खुद के सूत्रों में कही हुई है। बिल्कुल सही हाँ कह हाँ। रहे हैं। हम्म। और दूसरा ये है कि जब हम ये कहते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं ये क्या कर रही हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म की सिर्फ उतनी सी ही प्रेज करती हैं जहां तक के पूरे सनातन धर्म को डेनिग्रेट करना है। जी जैसे ही वर्ल्ड व्यू पे जाती हैं तो वहां पर ये क्या बोलती हैं कि जो रिलीजन्स वर्ल्ड संसार को अपील करते हैं वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, which is which is 180 degrees reverse of what actually has happened. नेक्स्ट स्लाइड कर दे प्लीज। अगली स्लाइड। हाँ, अब एक और जो इन्होंने यहाँ पे कमाल का काम किया कि हम जब महाभारत की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो युद्ध हुआ वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया उसको डीकंस्ट्रक्ट करके सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई हुई थी ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट था। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इट वाज अ फ्यूड, जो वर्ड यूज किया वो फ्यूड है फॉर प्रॉपर्टी। और फ्यूड फिर फॉर हाँ जी, और धर्म फिर युद्ध नहीं था। लास्ट में देखिए इस जी तरह के उदाहरण अक्षरश सत्य ना भी हो तो भी ये इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने इन ग्रंथ को लिखा वे क्या सोचते थे। अब यहाँ पर वो सीधा सीधा आप ऊपर देखेंगे यह उदाहरण संस्कृत महाभारत से है, तो पूरे का पूरा दुर्योधन का डायलॉग लिया उन्होंने। पहली चीज संस्कृत को साथ में अटैच किया और फिर बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, यहाँ पर संपत्ति की लड़ाई है। और फिर क्योंकि ब्राह्मणों ने लिखा है तो वो ग्रीडी थे, वो ऐसे लालची लोग थे कि वो संपत्ति की बात कर रहे हैं। मतलब इनमें से कोई भी चीज फैक्चुअल नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी हाँ, यहाँ पे देखिए फिर से कि इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। ये जो नैरेटिव एक और पैरेलल इसमें चलता है कि ब्राह्मण कहीं बाहर से आए, उन्होंने कब्जा किया, उनकी भाषा संस्कृत थी जिसे और कोई नहीं जानता था। इट वाज अ लैंग्वेज ऑफ एलीट्स। और यहाँ पे एक लिंग्विस्ट जो एक लिंग्विस्टिक कन्फ्रंटेशन है उसको भी यहाँ से ये जन्म दे रहे हैं जो एनसीईआरटी की किताबें हैं। जो आर्यन इन्वेजन थियरी में आता है। हाँ जी। अब मैंने ऐसी इसके लिए ऐसी थियरी जो आज तक कभी प्रूव हुई नहीं और उसके बिना ही थियरी बन गई। हाँ जी, तो मैंने इनको आरटीआई लगाया इस पे कि आप ये बताइए कि कहाँ से आपने रेफरेंस लिया कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए लिखी थी। तो कहते हैं हमारे पास इसका कोई प्रूफ, हमारे पास कोई रिकॉर्ड इसका अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो ये आरटीआई में जवाब आया जी और उसके बाद ये लिखे जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी लगातार देखिए ना चल रहा है आज तक। अब 15-16 साल हो गए इन किताबों को, आज भी ये हमारे देश को तोड़ने वाला नैरेटिव वैसे ही चल रहा है। जी नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए सारे का सारा आपको वही दिखाई, सॉरी ये तो पीछे आ गए। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा हाँ आगे चले। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट। हाँ, ये जो मैं लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट, जो लिंग्विस्टिक जो लड़ाई इन्होंने शुरू किया, भाषा के आधार पे देश को तोड़ना है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ये वेदों की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, कभी कभी खुद को आर्य। कभी कभी और शायद। हाँ जी, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। आप देखिए संजय जी, हम वैसे तो इसको हम हंसते भी हैं इस पे,
लेकिन इतना इंसीडियस काम हो रहा है आज, इसी के बल पे देश को तोड़ रहे हैं लोग, कि ब्राह्मण भी बाहर से आए, संस्कृत भाषा थी उनके पास, और दूसरों को दस्यु और दास बोलते थे। ये और सबसे इसमें पेन। इसमें जो ये स्पेक्युलेटिव एलिमेंट है वो इतना हाई है, हाँ और ये जी, बीच बीच में हल्के से ये शायद संभवतः ऐसा रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं, इस तरह की बात करके, और जो अपना नैरेटिव है वो बिना फैक्ट्स पे जाए हुए और उसको वो डाल देते हैं, और जो कि जो हिस्टोरियोग्राफी है, जो साइंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है, जिसकी बेसिस पे इसको सोशल साइंस कहते हैं, उसके बिल्कुल बिल्कुल विरुद्ध है। हाँ जी। और आप कमाल देखिए कि किसी मीडिया हाउस ने इसकी चर्चा नहीं की कि नई किताबें ये कितनी अनसाइंटिफिक है। वो ये बताता है कि किस तरह का कंट्रोल है उनका नैरेटिव के ऊपर। जी हाँ। इससे इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक किताबें मेरे ख्याल से पूरे संसार में कहीं नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। और आयरॉनिकली आप इन किताबों का प्रिफेस देखेंगे तो उसमें वो बोल रहे हैं कि हमने साइंटिफिकली इन किताबों को डिजाइन किया। ये एक और एग्जांपल है आपके सामने। पंडिता संस्कृत रमाबाई ये तो क्रिश्चियन थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। अब ये सिर्फ आप अगर इतना सा एक आधा पैराग्राफ देखेंगे ना, तो इसमें आपको सारी कहानी दिख जाती है। पहले तो कि ये लोग ऐसे हैं कि महिला है तो विदुषी लिखना चाहिए था, विद्वान नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन उसे अगर हम छोड़ भी दें तो यहाँ वो ये बताना चाहते हैं कि पंडिता रमाबाई है, संस्कृत की अथॉरिटी है, उसने ये चीज बताई है। अब फैक्चुअली इसमें फैक्ट क्या है, पंडिता रमाबाई का जीवन बड़ा कठिन रहा है। मैंने इसकी जो बायोग्राफी पढ़ी है, इसमें ये एक पंडित के घर, ब्राह्मण के घर जन्म लिया इसने। तो जो इनके पिताजी थे वो चाहते थे कि मेरे सारे बच्चों को सारे जो शास्त्र हैं वो आने चाहिए। तो उन्होंने, अब ये बेटी थी, इसको भी पूरा पढ़ाया। और जब ये 15-16 वर्ष की थी तब वो काशी पहुंचते हैं। तो काशी के पंडित देख के खुश हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची है और ये शास्त्रों को ऐसे कोट कर रही है और संस्कृत में श्लोक बोल रही है। ये आज से 125 साल पुरानी बात है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम होते थे। जी तो पंडित बड़े खुश हुए और उन्होंने इसे टाइटल दिया पंडिता रमाबाई का। जी ये उल्लेख कहीं नहीं आ रहा कि हमारा समाज इतना खुला खुला था कि काशी के ब्राह्मण, जिन्हें सबसे कंजर्वेटिव कहा जाता है, उन्होंने बच्ची को देख के उसे एकदम से टाइटल दे दिया। जी लेकिन उसी टाइटल का मिस यूज यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो माँ बाप बड़ी एक गरीब परिवार था, उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। तो एक भाई था इसका, एक 2 साल छोटा इससे, तो ये भाई बहन बच गए। जी फिर जब ये लगभग 19-20 वर्ष की हुई तो इसकी शादी हुई एक वकील के साथ, उससे एक बेटी हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने में भाई भी मर गया, पति भी मर गया। तो नाउ शी वाज अब ये एक यंग विडो थी, 21-22 साल की, जिसकी एक बच्ची भी थी। तो इसने डिसाइड किया, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस तरह का जो नोमेनक्लेचर वो था, तो ये वहां गई और वहां पर इसने हिंदू धर्म का प्रचार करना शुरू किया। और इसकी अपनी जो बायोग्राफी है उसमें ये बताया जाता है कि इसने अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर ये कहना शुरू किया कि हमारे धर्म ग्रंथ ये बोलते हैं कि महिलाओं को पढ़ने का बराबर अधिकार है, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। आप देखिए, वेदों को लिखने वाली ऋचाएं जो हैं, वो ऋचाएं कई ऋषिकाओं ने लिखी हुई हैं। तो उसी का कॉन्टेक्स्ट लेकर इसने पुणे में, बंबई में जाके प्रचार करना शुरू किया कि आज जो महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाता, ये जब मुसलमान आए हैं 12वीं सेंचुरी में यहाँ पर, उन्होंने सप्रेस कर दिया है। लेकिन हमारा जो बेसिक मूल है सनातन धर्म का, उसमें महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। जी और ये जो बायोग्राफी है लिखी एक फॉरेनर ने है, हेलन मायर शायद उसका नाम था, उसने लिखी है। और फिर वो ये बता रही है कि उस समय के जो ब्राह्मण परिवार थे उन्होंने उसको वेलकम किया कि आओ, और उन्होंने इसके लेक्चर्स लगवाए। ये फैक्ट कहीं नहीं आ रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब मुझे इसके कभी कभी सहानुभूति भी होती है कि ये फिर फंस गई मिशनरीज के चक्कर में। उन्होंने इंग्लैंड लेके गए, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले थे, और वहां इसको बैप्टाइज किया गया। और फिर ये बिल्कुल 180 डिग्री टर्न खाती है, फिर ये कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। और ये मतलब ये इसकी टोटल कहानी है, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हमें इसमें दिखाया जाता है।
वो तो आपको पंडिता कह दिया और उसके बाद फिर वो हो गया कि साहब वो नैरेटिव सेट हो गया कि एक हाँ पंडिता स्वयं ऐसी चीज कह रही है तो वो तो सही होगी, बगैर हाँ ये अब बताए हुए कि हाँ वो क्रिश्चियन बन गई थी। हाँ जी, ये कहीं नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। और इसमें भी क्या था उस समय ना, जब इसने सोसाइटी बनाई आके बॉम्ब, पहले पूना में बनाया इसने करुणा सदन के नाम से। तो वहां जैसे आज हो रहा है, मिशनरीज क्या करते हैं कि जो डेस्टिट्यूट हैं, जो किसी मुसीबत में फंसे हैं, उनको लाके कन्वर्ट करते हैं, ये एग्जैक्टली वही काम कर रही थी। तब बाल गंगाधर तिलक वाज अ टावरिंग अथॉरिटी, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि भाई ये गलत काम कर रही है। और आप देखेंगे ये जो किताब, जो अभी मैं स्लाइड आप सामने देख रहे थे, उसमें नीचे इन्होंने डाला है कि फिर रमाबाई को जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अच्छा, सारा बाल नैरेटिव, गंगाधर तिलक का नाम नहीं लिखा है, हिंदू नेशनलिस्ट। हाँ नाम नहीं, और एक वही कांग्रेस है जिसने ये किताबों को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन वो बाल गंगाधर तिलक ने जो किया था उसी को इस तरह से इनडायरेक्टली कंडेम कर रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ, अब ये देखिए आर्यन इन्वेजन थी को किस तरह बैकडोर से लेके आए ये। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दो लोगों को उठाया, एक तो जो रामास्वामी नायकर था साउथ का, और एक ज्योतिराव फूले। इन दोनों को इन्होंने इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई है। यहाँ पर ये रामास्वामी नायकर को कोट कर रहे हैं, तो उसकी वर्डिंग को। पेरियार तो पूरी तरह से दलित विरोधी था। हाँ था दलित विरोधी, लेकिन उसका नैरेटिव ऐसे प्रेजेंट किया है कि समाज तोड़ने में वो पूरी हेल्प, मतलब जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको उतना ही उठा लेंगे। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की। अब ये सारा वही आर्यन द्रविड़ियन वाला नैरेटिव है। हाँ, इस पे ये तो वहाँ पे एक्चुअली साउथ में ये शुरुआत तो इन्होंने आपके मिशनरीज ने की थी। ये तो बिशप कॉल्डवेल और G.U. पोप और आपका डी नोबिली, इन सब का नैरेटिव है जो हाँ जी पेरियार ने उठा के और उनका फेवर लेने के लिए, क्योंकि सारे लोग उस वक्त ये चाहते थे कि भाई हम अंग्रेजों के फेवर में रहें, वही काम चालू कर दिया। और इसका तो जो इतिहास है पेरियार का, वो तो बहुत ही एक, जिसको कहें, एक भ्रष्ट तरह का इतिहास है। और ये तो हाँ पूरी जी, तरह से दलित बड़ा विरोधी था। हाँ बड़ा शर्मनाक सा इसका इतिहास है, लेकिन उसे एक समाज सेवी के रूप में दिखाया जा रहा है। और आप देखिए कितनी उसको स्पेस दी हुई है इन्होंने। हाँ, इसमें जब बिल्कुल। मैंने इनको आरटीआई डाली थी, तो मैंने कहा भाई आप ये किस आधार पे ये दिखा रहे हो, और आपने कहीं पर ये डिस्क्लेमर भी नहीं डाला कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है। हम्म। तो उसका रिप्लाई वो मुझे ये दे रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि उस समय के जो समाज सेवी थे उनकी क्या सोच थी। अच्छा। लेकिन ये नहीं लिखा है इसमें कहीं भी हाँ ये नहीं लिखा है कि ये पेरियार का मत था। हाँ, नहीं वो तो ये बता दिया ना कि पेरियार के अनुसार, इतना तो बोल दिया, लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि ये जो मत है ये उसके अपने विचार हैं जो फैक्चुअली गलत है, जो हिस्ट्री हम्म, के द्वारा सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, ये कहीं नहीं बताया। हम्म। अब जो ये नया राउंड टेक्स्ट बुक लिखने वाला है, इसमें हम इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो नैरेटिव्स हैं? संजय जी पता क्या है, अभी की जो किताबें हैं ये तो आप बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए इनमें आप वो नहीं है कि एक शब्द हटा दिया, एक पैराग्राफ हटा दिया, पूरे का पूरा नैरेटिव इन्होंने ऐसा टॉक्सिक बना रखा है कि हम इन किताबों को कंटिन्यू करा ही नहीं सकते। सही है। पहले पहले क्या होता था, जैसे आपको ध्यान होगा कि किसी ने लिख दिया कि शिवाजी पहाड़ी चूहा है, तो कोई रिट लेके चला जाता था, जज को सामने दिख जाता था एक शब्द है गलत है, वो बोलता था इसे हटा दो, वो आसान था। यहाँ पर तो इन्होंने इंसीडियसली जो अप्लाइड साइकोलॉजी के टूल्स यूज करके सारा नैरेटिव इस तरह का टॉक्सिक बनाया है कि आप एक वर्ड, एक पैराग्राफ, एक चैप्टर हटा के उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब ऐसा है ना कि एक भी मतलब वर्ड हमारे पूरा डिस्टॉर्शन जो संस्कृति है के। वो साइंटिफिक तरीके से किया है। हाँ जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगली स्लाइड ले लें। हाँ, समय है। हाँ भी, ठीक है 5 मिनट ये, और कर सकते जी अब ये जो अगली स्लाइड है ये फिर से वही पेरियार का ही लिया है इन्होंने। आप राइट वाला जो छोटा रेक्टेंगल है उसे देख लीजिए। हैं। जी हाँ। यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में लास्ट में लिख रहे हैं, संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है
कि हम अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को दान देते, कन्यादान की बात कर रहे हैं, कि संस्कृत के साथ निष्ठता का हमारा परिणाम है, तो किस तरह से इनडायरेक्टली एक लैंग्वेज को मलाइन करने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब ये देखिए, इसमें जो एक तो एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, दलित्स वांट टू किल संस्कृत, अब ये इंडियन एक्सप्रेस में सन 2000 में छपा था। अब देखिए कि कितनी घटिया सोच है कि किसी एक लैंग्वेज को आप मारना चाहते हैं। लैंग्वेज का तो कोई रिलीजन नहीं होता, और लैंग्वेज अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होती, लेकिन नैरेटिव ऐसा बनाना चाहते हैं कि हम लैंग्वेज से इनका विरोध है। अब ये कहने को एक कांचा इलाया नाम का एक और सो कॉल्ड लीडर है दलित्स का साउथ में, ये उसकी स्टेटमेंट है, लेकिन ये तो ना तो दलित है और ना ये हिंदू है। हाँ जी, ये पहले तो ओबीसी है और ये आपके कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, और हाँ ये जी, पूरी तरह से ये जो आपका जो इवेंजलिकल मूवमेंट है उसमें लिप्त है। एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट था कि जो नैरेटिव बना हुआ है, आज की जो हिस्ट्री बुक्स हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि वो लेफ्ट वालों ने बनाया हुआ है। लेफ्ट वाले एलिमेंट्स तो इसमें है ही है, लेकिन इसमें जो मिशनरीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, जो अभी किताबें चल रही हैं। ये मैं इसमें ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि कांचा इलाया वाला जो नैरेटिव है, जो दलित फ्रीडम नेटवर्क है, असलियत में तो ये सारा इवेंजेलिकल नेटवर्क है, जो मिशनरीज हैं उन्होंने पुश किया है सारे का सारा, जो देश तोड़ने वाला, और उसी को ये यूपीए 1 में हमारी एनसीईआरटी किताबों में डाला गया है। अब ये देखिए, इसकी किताब है पोस्ट हिंदू इंडिया, अ डिस्कोर्स इन दलित बहुजन। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कीजिए जरा। ये देखिए, जब ये यूएस में जाता है तो इसको जो सबसे ज्यादा स्पेस वहां मिलता है वो क्रिश्चियन जो वेबसाइट्स हैं, जो क्रिश्चियन लिटरेचर है, वो सारा इसको प्रमोट कर रहा है। वो तो और पूरा जो इवेंजलिकल मूवमेंट है वो हो क्या रहा है कि यूएसए में ये जो भी रैशनल थिंकिंग प्रमोट हुई है पिछले 50 सालों में, उस रैशनल थिंकिंग ने जब क्रिश्चियन डॉगमा को एग्जामिन किया तो लोगों का पूरा मोह भंग हो रहा है क्रिश्चियनिटी से, और इनके जो मेंबर्स हैं और इनके जो चर्चेस हैं वो खाली होते जा रहे हैं, मेंबर छोड़ते चले जा रहे हैं। अब ये एक इनके लिए एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन गई है कि किसी तरह से जो उनके नंबर्स हैं उनको शोर अप करें, नहीं तो उनको कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। और इसके लिए वो चाहे सही तरीके से और चाहे फर्जी तरीके से इंडिया में आके दिखाते हैं कि साहब हमने इतने मेंबर बना लिए, और उसके बेसिस पे वहां से कंट्रीब्यूशन मांगते हैं। ये सारा गेम ये चल रहा है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन आप देखिए ना, इसको उन्होंने टेक्निक को कैसे परफेक्ट बना रखा है कि जो फेस रखना है वो ऐसा नाम से भी हिंदू लगे, और उसकी अपीयरेंस भी इंडियन होनी चाहिए, ताकि ये ना लगे कि पीछे से मिशनरीज काम कर रहे हैं। अब सही बात है, आप सही, बिल्कुल सही बात। आप तो इस डिस्कोर्स को देखते रहे, इसलिए आप उसको डिसर्न कर लेते हैं, लेकिन आप, और ये तो बच्चों के लेवल पे कर रहे हैं। मैं नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूँ कि सबसे घटिया लोग हमारी जेलों में बंद होते हैं, जो अपराधी हैं। वहां पर भी जब कोई ऐसा आ जाता है जिसने बच्चों के साथ दुष्कर्म किया था, तो जो पहले के कैदी हैं उसको भी बड़ा नीच समझते हैं। पीडोफाइल्स के साथ सबसे सबसे गंदा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आप उसके बचपन को, उसकी इनोसेंस को यूज कर रहे हो। लेकिन वही काम ये हमारी एनसीईआरटी की किताबें हमारे बच्चों के साथ कर रही हैं। इनको तो पीडोफाइल से भी ज्यादा गंदा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कि हमने इनको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बना रखा है, लेकिन ये हमारे बच्चों के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं। ये आपने बहुत ही एक मार्के की बात कही, और मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात को जोर शोर से और पूरे दम खम के साथ उठाना चाहिए, और एक इस तरह का मूवमेंट हम आरंभ करें। आपने इस पर बहुत रिसर्च की है, आपकी रिसर्च का उपयोग करते हुए, कि जिससे कि जो अगला राउंड होने वाला है वो ये हमारे बच्चों की मासूमियत से खेल नहीं पाए, और उसको इस प्रकार का एक होलसम एनवायरनमेंट मिले, एक ताज़ा हवा मिले और सच्ची हवा मिले, जिसमें इस प्रकार के जो बदबूदार एलिमेंट आ गए हैं, ये जो बदबू सड़ रही है, ये सड़ांध उसमें से दूर हो सके। जी, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा जो इशू है इसको आपने हाईलाइट किया। आपका बड़ा अच्छा इसमें अध्ययन है, और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग जो इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इससे बहुत ज़्यादा चिंतित है, वो आपकी मदद लेके जो अगला राउंड जो अनाउंस किया है, उस अगले राउंड में इन गलतियों को नहीं होने देंगे, सजग रहेंगे, और हर स्टेप पे
ये एग्जामिन करते रहेंगे, इसका परीक्षण करते रहेंगे, देखते रहेंगे और इसकी सर्वेलेंस करते रहेंगे कि ये किताबें सही ढंग से लिखी जा रही हैं और वो जो हमारे पुराने पापी हैं उनसे दोबारा से नहीं लिखवाई जा रही है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि जो पुराने पापी हैं, आपके जो लेफ्ट नैरेटिव वाले, जो कम्युनिस्ट वाले, जो जेएनयू वाले, मुझे तो आपकी वेबसाइट से पता चला था कि पूरी एनसीईआरटी की जितनी भी आपके सोशल साइंसेस की किताबें हैं, चाहे आपके इतिहास की हो और चाहे और सामाजिक विषयों की हो, वो सारी की सारी जेएनयू को आउटसोर्स कर दी गई थी। जेएनयू वही तो मार्क्सवादियों का गढ़ है और ये मार्क्सवादी वो हैं जिन्होंने आज तक जो गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर 1940 के दशक में लिख के और पहले इनके आपके क्रिप्स मिशन को और कैबिनेट मिशन को सबमिट किया गया था, जिसमें भारत को 17 टुकड़ों में बांटने की बात की थी, किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज तक उसको डिसोन नहीं किया। तो सारे के सारे आज भी उसी से बंधे हुए हैं, उसी नैरेटिव से बंधे हुए हैं। और ऐसा होने के बाद भी हम बच्चों का बचपन और बच्चों का जो एक बहुत ही फूल जैसा जो दिमाग है वो इनके हाथों में सौंप दे रहे हैं और इनके न सिर्फ बचपन को बल्कि इनकी जवानी को और इनके जो आगे का जो जीवन है उसको बिल्कुल नष्ट करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपका बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छी तरह से इस विषय की आपने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की। धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.